हेलो एवरीवन। नमस्कार है आप सभी को। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे और अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। चलिए भाई, जो भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं कि तीन ऐसे हम लोग करने वाले, ठीक है। तीन ऐसे करने वाले हैं, ठीक है। और एक हम लोग लेटर करने वाले हैं, फॉरवर्ड, ठीक है। तो 3 ऐसे करने वाले हैं, 1 लेटर करने वाले। 3 ऐसे का टॉपिक मैं आपको बता दूँ तो पहला हो जाता है ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है। ग्लोबलाइज़ेशन हो गया। दूसरा हो जाएगा आपको ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी, ठीक है। और तीसरा आपको क्या हो जाएगा? एक सेकंड, तीसरा आपको हो जाएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तो इन इन 3 ऐसे को हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है कि ज्यूडिशरी, रोल ऑफ ज्यूडिशरी इन डेमोक्रेसी, पीबीआई है। ग्लोबलाइजेशन, ये पिछली बार भी पूछा गया था, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है इस साल में, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये भी है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यूडिशरी, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कॉज इफेक्ट्स एंड कंडीशंस का क्या क्या हो सकता है, इसका फिर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसको फिर पॉल्यूशन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसका दूसरा उपाय क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग एक ऐसे में लिखने वाले हैं, ठीक है। जो कि ऐसे होगा 150 वर्ड्स का, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स का होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे जाता है तो आप अपने हिसाब से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं 2-4 सेंटेंस को, ठीक है। तो आइए सीधा हम लोग रुख करते हैं। सीधा हम लोग रुख करेंगे कहाँ पे? तो हम लोग सीधा रुख करेंगे क्वेश्चन की ओर, जो कि पहला हम लोग लेटर कर लेते हैं, या फिर पहला रोल ऑफ ज्यूडिशरी। देखिए, रोल ऑफ ज्यूडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 178 वर्ड्स है, थोड़ा बहुत आप इसको आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक बार मैं पढ़ के भी आपको बता दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, जो कि आपको करना ही करना है, ठीक है। आइए हम लोग साइड में इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला ऐसे है ग्लोबलाइजेशन, इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। ये एक्चुअली ये एग्जाम सेंट्रल के द्वारा लिखा गया था, मतलब क्वेश्चन दिया गया था पीडीएफ, ठीक है। जो कि फर्स्ट पीडीएफ, फर्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री था। लेकिन इनके मॉक टेस्ट में हमें कुछ न कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। गड़बड़ी था भाई, गड़बड़ी, ठीक है। इनके मॉक टेस्ट में, एग्जाम सेंट्रल के मॉक टेस्ट में कुछ न कुछ गड़बड़ी था, ठीक है। पहला तो आपको जीके में गड़बड़ी था, ठीक है। सेकंड क्या गड़बड़ी था कि लेटर राइटिंग में जो है ना, वहाँ पे हमको थोड़ा-सा फॉर्मेट अजीब लगा हमको इनका। हालाँकि हो सकता है मेरी जानकारी अपर्याप्त है, बट अपने को जहाँ तक अभी हमने क्लास कर रखा है लेटर राइटिंग का, तो उनके हिसाब से और मेरे हिसाब से दोनों में डिफ़र है। अब जब भी अब आगे देखते हैं कि किस हिसाब से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट होता है, क्या मुझ में क्या कमी रह गई और उनमें क्या कमी थी, या हो सकता है फॉर्मेट कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो लेकिन जीके में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का गलत हो गया था, ठीक है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हमें समझ में नहीं आया, तो इसलिए थोड़ा-सा हम कह सकते हैं इसमें गड़बड़ी है ना? ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना और ऑफलाइन मॉक टेस्ट देना, बहुत ही अंतर है इसमें, ठीक है ना? तो ऑनलाइन में ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा आपको क्या कहते हैं कि गाइड नहीं कर पाते ऑनलाइन वाले में, ठीक है। ऑफलाइन वाले में तो आपको तो सामने बैठा के गाइड कर सकते हैं, बट ऑनलाइन वाला में नहीं ऐसा है। तो ये थोड़ा-सा इनइक्वालिटी का प्रभाव है, बट सर को इसके बारे में भी सोचना चाहिए था, ठीक है। खैर इसको छोड़ते हैं एक साइड। और फिर सर का जो टॉपिक था क्वेश्चन में, वो ग्लोबलाइजेशन, इट्स इम्पैक्ट एंड इकोनॉमी ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये एक टॉपिक था। और एक था आपका वन नेशन वन
इलेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। और तीसरा था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ग्लोबलाइजेशन इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप लोगों को वर्ड समझने में दिक्कत ना हो। ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड interdependence of the world's economies, societies, and cultures. It has brought about significant changes in the way we live. We live, ठीक है। We live, we live, work and interact with each other. इकोनॉमिक इम्पैक्ट से क्या क्या है ये देख लीजिए। इंक्रीज्ड ट्रेड, globalization has led to a surge in international trade, allowing countries to specialize in producing goods and services they are most efficient at. मतलब इतना सरल भाषा का यूज किया गया, सरल वर्ड का यूज किया गया है कि आप लोगों को इसमें हमें नहीं लगता है कि इसका अनुवाद करके आपको बताना चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल है, इतना सरल है कि आप इसको आराम से समझ सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसमें ज़रूरत है आपको समझाने की। इंक्रीज ट्रेड हो गया दूसरा। पहला हो गया इंक्रीज ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू ए सर्ज इंटरनेशनल ट्रेड अलाउइंग कंट्रीज टू स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दे आर मोस्ट एफिशिएंट एट। पहला हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। कंपनीज कैन नाउ इन्वेस्ट इन बिजनेस इन अदर कंट्रीज, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, फोस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एंड जॉब क्रिएशन के लिए। ग्लोबल सप्लाई चेन, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑफन डिवाइडेड अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज में क्या कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड किया जा रहा है, मेकिंग गुड्स मोर अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर्स के लिए। सोशल इम्पैक्ट में क्या क्या इसका आता है, तो कल्चरल एक्सचेंज सबसे मेन मुद्दा है, कल्चरल एक्सचेंज का। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू ए ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्रेट एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स का लीड करता है आइडियाज एंड वैल्यूज, मेकिंग द वर्ल्ड अ मोर डाइवर्स प्लेस। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये आपका सोशल इम्पैक्ट क्या है, ये सोशल इम्पैक्ट। पहला तो हो गया आपका कल्चरल एक्सचेंज, दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। द रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कनेक्टेड पीपल ग्लोबली, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही बात कहा गया। सोशल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या क्या है ग्लोबलाइजेशन का, वो आइए हम लोग देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इनकम inequality, environmental degradation, and the erosion of traditional culture. In conclusion, globalization is a complex phenomenon ना है, ग्लोबलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स घटना है विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव consequences। इनके परिणाम क्या क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जबकि while it has brought about economic growth, जबकि इसे लाया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड कल्चरल चैलेंजेस दैट रिक्वायर्स ग्लोबल कोऑपरेशन टू एड्रेस, इसको एड्रेस करने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन, जो कि अच्छा टॉपिक है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखिए इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, छोटा छोटा वीडियो है, जरूर आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए दूसरा टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो गया, इसकी पीडीएफ, हाँ एक चीज और, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैं ये सारे पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है ना, टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन ज्वाइन जैसे कीजिएगा वैसे आपको यहाँ पे आपको पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख कर उस कंक्लूजन तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। चलिए पहला ऐसे खत्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट करते हैं। दूसरा आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काजेज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। देखिए ये सर नहीं लिखा था, मतलब सर का ये क्वेश्चन था सेट का, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन काजेज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन। सर का भाषा भी हमें अच्छा लगा, सर का भाषा हमें अच्छा लगा, ठीक है। और इसलिए इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, मैक्सिमम चेंजेस जो करने का था वो मैंने पहले वाले वीडियो में किया था, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए क्रिटिकल इशू दैट, सॉरी पहले मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, हाँ। अब उम्मीद करते हैं कि वे अच्छी तरीके से दिख पा रहा होगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए क्रिटिकल इशू दैट इम्पैक्ट्स इकोसिस्टम्स, ह्यूमन हेल्थ एंड प्लैनेट्स ओवरऑल वेलबींग।
ठीक है? यहाँ पे बीइंग है, यहाँ पे एस नहीं है, ठीक है? वेल बीइंग, ठीक है? इट रिजल्ट्स फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पोजेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। क्या कहा इसने? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक बहुत ही क्रिटिकल इशू है दैट इम्पैक्ट, जो प्रभाव डालता है इकोसिस्टम पर, ह्यूमन के हेल्थ पर एंड प्लैनेट्स जितना भी वेलबींग है रहने वाले सब पे इफेक्ट काटता है, ठीक है? इसका परिणाम क्या है? फ्रॉम वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी इट रिजल्ट्स फ्रॉम, ये जो रिजल्ट होता है ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉजिटिव सिग्निफिकेंट चैलेंजेस के कारण होता है, ठीक है? द प्राइमरी कॉज ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड इंडस्ट्रियल एमिशन। सबसे पहला प्रमुख कारण क्या है? इंक्लूड इंडस्ट्रियल एमिशन है, डिफोरेस्टेशन है, व्हीकल एग्जॉस्ट है, गाड़ी वगैरह से जो धुआं निकलता है, एंड इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है, जो अच्छी तरीके से मैनेज मतलब वेस्ट जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाना, इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। दीज एक्टिविटीज रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, वाटर एंड सॉइल, कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। जो ये सब कारण क्या बनता है? ग्लोबल वार्मिंग का। हेल्थ प्रॉब्लम एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारी दिक्कतें आती है। एयर पॉल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिजीज while contaminated water causes illness. To tackle this, government and individual must adopt cleaner energy sources, enforce strict environmental regulation, and promote waste recycling. Public awareness also plays a key role in encouraging responsible consumption and conservation, ठीक है? ये बहुत ही जरूरी है अवेयरनेस लाना। कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं? Pollution is a major threat to environmental sustainability and public health. By embracing sustainable practices and stricter regulation, we can reduce its harmful effect and ensure a healthier planet for future generation के लिए। देखिए, हमें ये बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड था इनका, ठीक है? सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस था, जो कि आपको पढ़ के आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई, ये आराम से हमसे ईज़ी वे में हो सकता है, ठीक है? और इसमें ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं इसको, मॉडिफ़ाई करने के चक्कर में रहेंगे ना, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तब हो जाएगा, ठीक है? तो ये जितना आसान है, मतलब पढ़ने में आसानी से समझ गए तो उसको आसान ही कहेंगे ना। आप कुछ इसमें स्ट्रक्चर कुछ लंबा-चौड़ा कर दिए, सेंटेंस को बड़ा कर दिए, वर्ड नया डाल दिए, तो वही आपका हो जाता है कॉम्प्लेक्स। तो जिस हिसाब से हम लोग इस ऐसे को समझ पाए हैं, वो बहुत ही आसान है, सरल भाषा में है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से भी। हमें तो नहीं लगता है कि इसमें कोई चेंजेज़ की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? ये दूसरा ऐसे कंप्लीट हो गया। तीसरा ऐसे से पहले हम लोग आने वाले हैं लेटर टू ब्रांच मैनेजर पे, ठीक है? एक लेटर पे आते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है लेटर के बारे में, एक सेकेंड। सबसे पहले तो फॉर्मेट देखना पड़ेगा ना हम सभी को। तो चलिए भाई, यहाँ पे कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ एसबीआई टू रीओपन योर सेविंग बैंक अकाउंट। आपका अकाउंट था एसबीआई में और वो क्लोज हो गया है ड्यू टू सम रीजंस, बट अब आपको रीओपन कराने के लिए ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखना है। चलिए भाई, लेटर लिखना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या आ जाएगा? द ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया XYZ ब्रांच पटना। अपने को डिस्क्लोज नहीं करना है, रिवील ही रखना है, ठीक है? उसके बाद एक स्पेस छोड़ेंगे, 10 जनवरी 2025, ये जो कि डेट है आपका, ठीक है? फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे टू रीओपन सेविंग बैंक अकाउंट, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डियर सर और मैडम, ठीक है? ये इसका फॉर्मेट है। सैल्यूटेशन हो गया, बॉडी पे आ रहा है, ठीक है? दिस इज एबीसी मीन्स आप, एबीसी मीन्स आप, ठीक है? होल्डिंग ए सेविंग अकाउंट्स एट योर ब्रांच फॉर द लास्ट 3 years। From the last 1 year, I did not make any transaction from my account due to some personal reasons. Yesterday, when I tried to make a transaction, it was unsuccessful. अच्छा, यहाँ पे एक confusion है अपने। When I try to make a transaction या फिर when I try to do a transaction, आई थिंक मेक ए ट्रांजेक्शन इज द सुटेबल, ठीक है? और ये अच्छा आसान भी लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। इट वाज अनसक्सेसफुल लेटर ऑन, बाद में आई रियलाइज दैट माय अकाउंट हैज बिकम डीएक्टिवेटेड, माय अकाउंट डिटेल्स हैव बीन गिवन बिलो। ये सिंपल था, इसके बीच में आप 2-4 लाइन और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अकाउंट होल्डर्स नेम एबीसी, बैंक का अकाउंट नंबर
ये एक्स एक्स दे दिए, उसके बाद फिर ब्रांच जो आपका इस यहाँ भी आपको ब्रांच नेम दिया हुआ था, ठीक है, दिए थे वही ब्रांच आपको यहाँ पे देना है। आधार नंबर दे दिए, मोबाइल नंबर दे दिए, इट इज सफिशिएंट टू एड्रेस हिम, ठीक है, ये सफिशिएंट है। उसका हेंस आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रीओपन माय डोरमेंट डोरमेंट अकाउंट में से वही हो गया डीएक्टिवेट अकाउंट। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ कंपेशन, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली एबीसी। ये सिंपल था, आपको फॉर्मेट देखना होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते हम लोग इंपॉर्टेंट लेटर्स को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा लेटर टू ब्रांच मैनेजर था, ठीक है, इसको कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भाई रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। ये बहुत ही जलता हुआ टॉपिक है, जो कि आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन ऐसा जुडिशरी अभी तक हम लोगों को मिल नहीं पाया है, जो कि अभी आजकल बिहार में हो रहा है। खैर छोड़िए, ये एक बड़ी मुद्दा की बात है, बड़ा मुद्दा है। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने इस ऐसे पर, ठीक है। रोल ऑफ जुडिशरी इन ए डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन में क्या देंगे, द जुडिशरी इज ए क्रूशियल पिलर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या है, क्रूशियल पिलर है किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यह जवाबदेही, यह रिस्पॉन्सिबल फॉर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द लॉ। ये लॉ नियम कानून को जो आपको इंटरप्रेट करता है, एक्सप्लेन करता है, दैट्स कॉल्ड इंटरप्रेट, ठीक है। यह नियम कानून को एक्सप्लेन करता है, कौन, जुडिशरी। सेटलिंग डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट जो वाद विवाद है उसको सेटल करता है जुडिशरी। एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन, और प्रोटेक्ट करता है राइट्स ऑफ सिटीजन के, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, है ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में जो भी अमेंडमेंट करना है उसके बारे में जुडिशरी सुनाना, ये इनका राइट है। ये सारी चीज़ों की जो प्रोटेक्ट करता है, ये जुडिशरी ही करता है। तो अब सीधा हम लोग आते हैं की रोल्स ऑफ जुडिशरी, इसका क्या क्या रोल है। इंटरप्रेटिंग द लॉ, इंटरप्रेटिंग द लॉ मीन्स क्या हो गया, मतलब लॉ को समझाना। द जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ एंड इंश्योर दैट दे आर अप्लाइड इक्वली टू एवरीवन, सब पे बराबर बराबर लागू होगा। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स को सुलझाना। द जुडिशरी सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द गवर्नमेंट थ्रू ए फेयर लीगल प्रोसेस। प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the judiciary protects the constitution and ensure that the government acts within its constitutional limits। देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इसको प्रोटेक्ट करना है। सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल राइट्स को भी ये क्या करता है, गार्ड करता है, सुरक्षा देता है। द जुडिशरी सेफ गार्ड्स, वहीं पर है, वहीं लगा हुआ, वहीं लगा हुआ। The judiciary safeguards the fundamental rights of citizens. The independence of judiciary is essential for a democratic society, and independent judiciary can make impartial and just decisions. In India, the judiciary operates at three levels. इंडिया में जुडिशरी कितने तरीके से काम करती है, तीन तरीके से ऑपरेट करती है। पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट्स, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देखिए यहाँ पे हमने एक जगह गलत लिखा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है भारत में, sorry, it is the highest court of the appeal and is responsible for interpreting the constitution and upholding the rule of law। ये सही है। हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। कितना भाई, 26 या 28 है, 26 है, 24 या 25 ऐसे ही कुछ है समथिंग, ठीक है। हाई कोर्ट्स के बारे में बताइएगा कितना टोटल, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इट इज हाईएस्ट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे इट इज नहीं आना चाहिए भाई, रुक जाइए एक सेकेंड, गड़बड़ है यहाँ पे, इट इज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर सीधा लिखना है हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स आर द हाईएस्ट कोर्ट विद इन ए स्टेट और टेरिटरी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैंडल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैंडल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब आते हैं कंक्लूजन। द जुडिशरी इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। इट इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड मेंटेन ए बैलेंस ऑफ पावर को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। ये आपका खत्म हो गया 195 अराउंड के लगभग, 190 के अराउंड ये आपका वर्ड है, और इसमें थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन 150 पुराने के लिए आपको थोड़ा बहुत इसमें से कट पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मोटा मोटी आपको मैं आइडिया दे दिया हूँ, इसके हिसाब से आप लोग
कर सकते हैं, जो कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वीवीआई टॉपिक है, ठीक है? ये अपने हिसाब से कर लीजिए, हमें तो ज़्यादातर उम्मीद लगता है कि यही आएगा, एक वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है? वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन और जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी, ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। हालाँकि जो-जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोग उसको करते रहेंगे, ठीक है? बस आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है? और चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं पिन कर दूँगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो ज़रूर से आप वहाँ जाके जॉइन कर लीजिएगा और पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा और अपने हिसाब से पीडीएफ में, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपने हमने लिखा है, उसी को आप जो है सो रट्टा मार लीजिएगा। नहीं, इसको आप अपने तरीके से, अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।